Hello everyone, today we will be learning about chapter 6 Poets and Pancakes of Flamingo book by Ashoka Mitran. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली फिल्म कंपनी के बारे में है। इंडियन सिनेमा में पहले बहुत पहले क्या होता था और किस तरह से सब लोग काम किया करते थे। ये एक बहुत ही ह्यूमरस है, इंटरेस्टिंग है। अशोक मित्रन का जो एक्सपीरियंस हुआ था जेमिनी स्टूडियो में, जो कि मद्रास में था, उसके बारे में है। तो अब जान लेते हैं कि अशोक मित्रन कौन है। अशोक मित्रन जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, जो राइटर्स हैं तमिल लिटरेचर के, उनमें से एक बहुत अच्छे प्रभावशाली। उन्होंने कम से कम 200 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 1 दर्जन नॉवेल्स लिखे हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस था माई ईयर्स विद बॉस, वो उसमें इस बुक में उन्होंने सभी कुछ लिखा हुआ है। और ये जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है, ये भी इसी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस था जेमिनी स्टूडियो में, वहां पर वो एक डिकेड से ज्यादा रहे थे। और उनका रिलेशन जो था मिस्टर वासन के साथ, अपने बॉस के साथ, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हेल्दी रिलेशन था। उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। पोइट्स, मैनी पोइट्स रहते थे वहां पर। ऑथर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, बहुत सारे लोग रहा करते थे, क्योंकि राइटिंग की जरूरत पड़ती ही रहती थी। की पॉइंट्स इसमें है, जैमिनी स्टूडियो जो 1940 में मद्रास में था, उसमें अशोका मित्रन का जो वर्क था वो क्या था। वो वहां पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स किया करते थे। क्लिपिंग को अपने एक फाइल में स्टोर कर लेते थे, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर होती थी। और इनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन रहती थी। और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखना शुरू कर दिया था जब ये फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। पैनकेक क्या है एक्चुअली? पैनकेक जो है ये एक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का, जो कि उस टाइम की एक्ट्रेसेस यूज किया करती थी। और उसके बाद उन्होंने शिवका मित्र ने बोला है कि मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि जो न्यू एक्ट्रेसेस हैं वो अवेयर होंगी ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। ओके, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें मेन जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, बॉस, सुब्बू लीगल एडवाइजर, ऑफिस बॉय। ओके, ये है हमारे मेन कैरेक्टर। बॉस कौन है? एस एस वासन, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे आते हैं सुब्बू, जो कि नंबर 2 की पोजीशन को एंजॉय करते हैं। बहुत ही चेयरफुल, चैरिटेबल, रिसोर्सफुल एंड लविंग नेचर है। अमेजिंग एक्टर, पोएट एंड नॉवलिस्ट है। और हमेशा ये बॉस के साथ ही इर्द गिर्द ही देखे जाते हैं, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन जो है इनकी। लीगल एडवाइजर जो है वो लॉयर है। स्टोरी डिपार्टमेंट में उनको पेंट और चाय पहनना अलाउड है, वेयर एज एवरीबडी वियर्स खादी धोती एंड शर्ट। ओके, एक अनइंटेंशनली इनसे इंसिडेंट हो गया था कि एक जो बडिंग एक्ट्रेस थी, उन्होंने कुछ अपनी नाराजगी प्रोड्यूसर के लिए जाहिर की। इनसे रिकॉर्ड हो गई और वो रिकॉर्डिंग प्ले भी हो गई प्रोड्यूसर के सामने। उसकी वजह से उस एक्ट्रेस का जो करियर था वो खत्म हो गया। और उसके बाद जो बॉस थे, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया और इसकी वजह से लीगल एडवाइजर की जॉब फिनिश हो गई। ऑफिस बॉय कौन है? ये मेकअप डिपार्टमेंट में है और क्राउड का फेस पेंट करते हैं। जो भी जिस भी तरह का मेकअप की जरूरत होती है वो करते हैं। और ये चाहते थे बनना फिल्म स्टार, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, लेकिन ये कुछ भी नहीं बन पाए। और अब हम बात करते हैं कि मेकअप रूम वहाँ का कैसा था, क्योंकि हमने पैनकेक्स की बात की है। अब हम मेकअप रूम की बात करते हैं। अपस्टेयर्स रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, उसको कहा जाता था कि ये अपस्टेयर था और रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल था वहां पर। और ये मेकअप रूम ऐसे लगता है जैसे सलून हो। इसमें बहुत भीड़ रहती थी और ये हमेशा बहुत ज्यादा तेज लाइट्स जलती रहती थी और बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे इसमें। ओके, और एक्ट्रेसेस का जो मेकअप था वो वही होता था। देयर वॉज नो अदर चॉइस देन बीइंग देयर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने रॉबर्ट क्लाइव की बात करी, तो ये कौन है थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी। ही वॉज अ सोल्जर एंड फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। इनको कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी। ओके, तो इन्होंने बहुत हेल्प किया था उन लोगों को, जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाए। अब हम बात करेंगे कि मेकअप डिपार्टमेंट में एक सिस्टम था कि किसको किसका मेकअप करना है। ओके, इस तरह से वर्क असाइन था ऑलरेडी उनको। जैसे चीफ मेकअप मैन है,
तो वो चीफ एक्ट्रेसेस एंड एक्ट्रेस का मेकअप करेंगे, सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरोइन का करेंगे, जूनियर असिस्टेंट द जो हमारे कॉमेडियंस हैं उनका करेंगे, ऑफिस बॉय जो हैं वो क्राउड का मेकअप करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए पूरा स्टूडियो है, तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर कास्ट, कलर, रिलीजन नहीं चला रहा होगा, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है और इंटीग्रेशन हमें राष्ट्रीय एकता देखने को इसमें मिलती है। कैसे? पहले तो ये बंगाली थे, वो इसको हेड कर रहे थे, उसके बाद महाराष्ट्रियन आ गए, फिर उन्होंने इसको हेड किया। और पीपल कौन कौन से होते थे वहां पर? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, क्रिश्चियन, एंग्लो, बर्मीज, सभी लोग होते थे वहां पे। तो एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं थे, यानी कि डिफरेंट टाइप के लोग थे जो डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो कर रहे थे। ओके, जिनके जो स्पीकिंग था वो भी, जो उनकी भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो भी अलग अलग थी। उसके बाद भी सब लोग एक साथ काम कर रहे थे। ऑफिस बॉय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये अर्ली 40s में है, 40 to 49 इनकी एज है। और वर्क इनका क्या है, ये पेंट को एक बर्तन में मिक्स करके फिर जो क्राउड होता है उसके फेस को पेंट कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये एक्टर बनना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, पोइट बनना चाहते थे, डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो इसीलिए इनके अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया है। और एक्सट्रीमली इनसे सुब्बू से इनको तो बहुत ज़्यादा जेलस है। सुब्बू कौन है? नंबर 2 पोजीशन है जिसकी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कैरेक्टर्स का जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी। तो फेथफुल है, क्रिएटिव मैन है और वर्सेटाइल टैलेंट्स हैं। इनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, रादर ही इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अगर प्रोड्यूसर कहीं पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कोई पिक्चराइजेशन नहीं हो पाता है, तो वो इमीडिएटली इनको कॉल करते हैं और इनसे पूछते हैं। ये हमेशा अपने 10 to 20 40 आइडियाज अपने पास रखते हैं और उनको इमीडिएटली प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं। कास्ट में ब्राह्मण है, और क्योंकि थोड़ा कास्टिसिज्म भी था वहाँ पर, तो इसीलिए इनको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ था। ओके, और इसीलिए ज़्यादा क्लोज थे, ये हेल्पफुल टू ऑल। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हेल्पफुल थे, ये सभी के लिए हेल्पफुल थे। और अगर कोई इनको पता चलता है न्यू पर्सन आया है, तो उसको शेल्टर और खाना देना इनकी जिम्मेदारी थी। हम कह सकते हैं कि ये शौकीन भी थे उस चीज़ के। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग हियर विजिट ऑफ फ्रैंक बुचमैन। ओके, मॉरल रीआर्मेंट आर्मी। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बताती चलूँ आपको कि द MRA, अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, विजिटेड मद्रास इन 1952। ये लोग आए थे वहां पर विजिट करने के लिए जामिनो स्टूडियो को। 200 मेंबर्स थे इनके साथ। इन्होंने 2 प्ले वहां पर दिखाए थे, एक था जोनाथन वैली और दूसरा था फॉरगॉटन फैक्टर। ओके, और इनके जो सेट थे वंडरफुल थे, कॉस्ट्यूम वंडरफुल थे, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। 600 मेंबर्स थे जेमिनी स्टूडियो के, जिन्होंने इनको बार बार रिपीटेडली देखा और इनसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने। इवन तमिल और मद्रास ड्रामा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी इनकी थीम से, और उन्होंने अपने रिप्रोड्यूस किए सेंस ऑफ सनसेट और सनराइज में। थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती थी, तो वो चीज़ इन्होंने इनसे सीख ली थी और हम कह सकते हैं कि इमिटेट भी कर लिया था। चेंज्ड मोनोटोनस रूटीन, और उन्होंने अपना जो उनका एक मोनोटोनस रूटीन था उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। अब ये चाहते थे कि हम कुछ और कुछ अच्छा सा दिखाएं उसमें, तो ये वो कर पा रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर्स विजिट। स्टीफन स्पेंडर जब वहाँ पे आए थे, उनके आने से पहले सभी को ये था कि कोई आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि स्टीफन स्पेंडर आ रहे हैं। उसके बाद ये बताया गया सभी को कि उनकी उन स्पीच भी होगी और वो एड्रेस करेंगे सभी लोगों को। लेकिन जब उन्होंने एड्रेस किया ऑडियंस को, तो ड्यू टू एक्सेंट, जिस तरह से वो बोला करते थे, क्योंकि वो इंडिया के नहीं थे, तो कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। और जो उनकी विजिट थी वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रह गई। ओके, कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। जनरल टेम्परामेंट इन स्टूडियो। जनरल टेम्परामेंट लोगों का क्या था? पीपल जो थे वो खादी पहना करते थे, वर्शिपर थे गांधी के, उनकी आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और जब कम्युनिज्म के सभी लोग अगेंस्ट थे, और कार्ल मार्क्स जो है वो फादर ऑफ कम्युनिज्म के हैं, आपको पता होगा। ऑल हैव इक्वल राइट्स। कम्युनिज्म में क्या था कि सबकी बराबर अधिकार होंगे, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट सभी चीज़ की देखभाल करेगी और प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं होगी। तो ये था कम्युनिज्म में।
अब हम बात कर लेते हैं कि एक बुक थी जिसके बारे में लिखा गया था, और ये 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवोल्यूशनरी पर रिलीज की गई थी, द गॉड दैट फील्ड। ओके, ये है बुक का नाम। अब जब अशोक मित्रन ने वहां से अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद उन्होंने लो प्राइज्ड कॉपी इस बुक की खरीद ली थी, जो कि 50 पैसे थी। और इस बुक में क्या था, 6 एसेज थे जो कि डिफरेंट 6 राइटर्स ने लिखे थे। स्टीफन स्पैंडर भी एक थे उसमें से। ओके, परचेज्ड फ्रॉम फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, वहां से इन्होंने खरीदा था। और थीम जो थी इसकी, राइटर्स जर्नी टू कम्युनिज्म, ये थीम थी इसकी। एंड फाइनल डिसअपॉइंटमेंट उनको किस तरीके से मिला, ये इसमें बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है सारी शेयर की है, की पॉइंट शेयर किए हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बताया। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।